चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 2 डीपीपी नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं डीपीपी नंबर 8। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ को ड्रॉ करना है, शोइंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। देखो ग्राफ हमें खींचना है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ खींचना है आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से, कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। तो वो आइसोलेटेड जो पॉइंट चार्ज है वो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। चलो तो ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का क्यू, और इससे आर डिस्टेंस पे अगर हम पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल कितना हो गया? क्यू बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अब ये जो पोटेंशियल है इसको ध्यान से समझिए। इस पोटेंशियल का मतलब वी का और आर का ग्राफ बनाना है। तो ठीक है, हम एक साइड में आर ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हम वोल्टेज ले लेते हैं, वी ले लेते हैं। क्या यहां से एक बात साफ नजर आ रही है आपको? तो अगर हम यहां से ध्यान से समझें तो वी आर के प्रोपोर्शनल है, सॉरी 1/r के प्रोपोर्शनल है या आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब भी इस तरीके का ग्राफ हमें बनाना है कि v प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो वो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से। देखना, इसको कहते हैं हाइपरबोलिक, लेकिन नाम याद रखना कोई जरूरी नहीं है। हाइपरबोलिक कर्व कहते हैं इसको। तो जब भी आपको इस तरीके का ग्राफ बनाने के लिए दिया जाए, तो मान लीजिए इस टाइप का ग्राफ है, इधर है एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस, और अगर y प्रोपोर्शनल टू 1/x है तो ग्राफ ऐसा बनेगा जैसा मैंने अभी आपके सामने बनाया था, यहीं पे भी बना दिया। और अगर y प्रोपोर्शनल टू 1/x² है तो भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है, इधर y इधर x, और इसी टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो दोनों में हाइपरबोलिक शेप का ही ग्राफ बनाना है, 1/x² हो चाहे 1/x। तो ये आपको याद रखना है, यही हमारा आंसर है। तो वेरिएशन बताना था हमें, बताना था कि वोल्टेज किस तरह से वेरी कर रही है। तो देखो ध्यान दो, इस ग्राफ के अंदर वोल्टेज जैसे जैसे हम दूर जाएंगे चार्ज से, देखो चार्ज देखो यहाँ प्लस का क्यू है, उससे जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे देखो पोटेंशियल कम होता जा रहा है। ग्राफ में देखो पोटेंशियल लगातार कम होता जा रहा है, जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल कम होता चला जाए। तो ये वेरिएशन आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ड्रॉ द ग्राफ showing variation of electric potential for an isolated point charge carrying negative charge। इस बार चार्ज निगेटिव रख रहे हैं। देखो अगर निगेटिव चार्ज रखोगे बच्चों तो कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ फर्क पड़ेगा। जो आर डिस्टेंस पे अब हम पोटेंशियल लेंगे वो पोटेंशियल माइनस क्यू रखना पड़ेगा। फॉर्मूले में जब यहाँ पे हम फॉर्मूला रखते हैं तो ये जो क्यू की वैल्यू रखते हैं, देखो राउंड कर रहा हूँ जिसको मैं, ये जो क्यू की वैल्यू रखते हैं ये प्लस और माइनस के हिसाब से रखनी है। अगर चार्ज प्लस है तो प्लस रखिए, अगर चार्ज माइनस है तो माइनस रखना पड़ेगा। तो माइनस क्यू बटे में आर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि v इस बार प्रोपोर्शनल है -1/r के। v 1/r के माइनस के प्रोपोर्शनल। तो देखो माइनस में प्रोपोर्शनल जब होगा तो ग्राफ एकदम से रिवर्स हो जाएगा। पहले ग्राफ ऊपर आ रहा था, अब नीचे चला जाएगा ऐसे। तो v प्रोपोर्शनल टू -1/r हो जाएगा। इधर r है, या कह लो इधर r हो गया, और इधर पोटेंशियल v। तो v प्रोपोर्शनल टू -1/r। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर प्रोपोर्शनल, देखो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ इधर उधर पॉजिटिव का पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ, अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसके चारों ओर नेगेटिव का पोटेंशियल होता है, वी जो होता है नेगेटिव का होता है। वही हमने, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे पोटेंशियल लगातार, पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब आपको दो ग्राफ ध्यान रखने हैं। अगर
आपके पास v प्रोपोर्शनल टू 1/r है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, रट लो इस बात को। और अगर v प्रोपोर्शनल टू -1/r है तो ग्राफ, यही ग्राफ नेगेटिव में बनता है, माइनस में, नीचे की तरफ से ऐसे बनता है, इधर r इधर v, ऐसे इसमें v इधर r, इस तरीके से ग्राफ आप बनाओगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे दोनों सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल। किसी सर्किल के सेंटर पे एक चार्ज प्लस क्यू रखा। चलो जी सर्किल बना लेता हूँ, ये रहा सर्किल, और इसके सेंटर पे प्लस का क्यू चार्ज हमने रख दिया। एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट्स ऑन सरकमफ्रेंस। इसके सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट ले लिए, एक एक्स ले लिया और एक वाई ले लिया ऑफ द सर्किल। हाउ मच वर्क विल बी डन इन मूविंग ए चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम एक्स टू वाई। अगर प्लस क्यू चार्ज को हम, देखो प्लस क्यू चार्ज को उठा के एक्स से वाई पे लेके जाएं तो हमने कितना वर्क किया। देखो बच्चों यहाँ पे वर्क का जो फॉर्मूला होता है, हम वर्क को पोटेंशियल डिफरेंस से निकाल सकते हैं। हमने एक वो फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा वी बराबर डेल्टा डब्ल्यू, मतलब वर्क डन, और अपॉन में चार्ज क्यू नॉट। अगर हम यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू मतलब वर्क की वैल्यू निकालें तो वो डेल्टा वी इंटू में क्यू नॉट आ जाएगी। अगर मैं क्यू नॉट को बाहर रखूँ तो डेल्टा वी को लिख सकता हूँ V2 माइनस V1, डेल्टा वी को लिखा जा सकता है V2 माइनस V1। चलो जी, V1 तो वो पॉइंट है जहां से हम लेके चले, तो x का पोटेंशियल है V1, और जहां पे चार्ज को लेके पहुंचे उसका पोटेंशियल है V2। ठीक है बच्चों, क्यू नॉट, किस चार्ज को हम लेके जा रहे हैं, तो क्यू नॉट है सर प्लस क्यू, प्लस क्यू चार्ज को हम एक्स से वाई पे लेके जा रहे हैं। तो पहले एक काम तो करो, एक्स पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो। तो एक्स पॉइंट का पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, पोटेंशियल ये सेंटर में जो चार्ज रखा है इसकी वजह से होगा। यहाँ से आर डिस्टेंस पे, मान लीजिए इसकी रेडियस आर है, तो आर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक्स पे पोटेंशियल होगा V1, कितना होगा 1/4πε0। किसी भी चार्ज से आर डिस्टेंस पे कितना होता है, तो प्लस क्यू और बटे में आर। अच्छा V2 निकालो, तो V2 पे वाई वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा, वो भी प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये पोटेंशियल V2 आर डिस्टेंस पे, तो वो कितना हो गया 1/4πε0 प्लस का क्यू और बटे में आर। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि V1 और V2 दोनों का पोटेंशियल एकदम बराबर है, V1 और V2 दोनों का पोटेंशियल बराबर है। तो अगर दोनों का पोटेंशियल बराबर है तो मैं इसको V भी कह सकता हूँ। तो क्यू नॉट की जगह क्या रखते हो, जिस चार्ज को आप उठा के ले जा रहे हो वो है क्यू नॉट चार्ज। तो क्यू नॉट चार्ज किसको उठा के ले जा रहे हो, देखो एक्स से उठाया आपने प्लस कैपिटल क्यू को और वाई तक लेके गए, तो प्लस का कैपिटल क्यू और वाई तक इसको लेके गए, तो क्यू नॉट की जगह रख दिया प्लस का कैपिटल क्यू, V2 की जगह V और माइनस V1 की जगह भी V, क्योंकि दोनों बराबर है V2 और V1। V1 V2 आपस में माइनस होकर जीरो आ गया, तो जीरो, इसका मतलब हमें 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 जो x से y तक हमने चार्ज को ले जाने में वर्क किया वो जीरो किया। क्यों, उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि आप जिस पॉइंट से चले थे उसका भी पोटेंशियल वही है और जिस पॉइंट पे पहुंचे उसका भी पोटेंशियल वही है। तो जब पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आया तो इस वजह से वर्क जीरो हो गया। क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है क्यू नॉट इंटू में V2 माइनस V1। मतलब यहाँ से वो चार्ज लेना है आपको और साथ में पोटेंशियल का डिफरेंस लेना है। अगर V2 माइनस V1 ही जीरो हो जाएगा तो हमारा वर्क भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जब भी आप किसी चार्ज को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रख रहे हैं तो सीधी सी बात आपको ये करनी है कि दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस देखना है और उसकी क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपका वर्क आ जाएगा। लेकिन अगर पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा होगा और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ रहा होगा तो वर्क भी जीरो आ जाएगा, जैसा इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कैन वी हैव ए नॉन जीरो पोटेंशियल इन स्पेस। क्या स्पेस में कोई कैन वी हैव ए नॉन जीरो पोटेंशियल इन स्पेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, मतलब हमें ऐसा पॉइंट बताना है जहां पे फील्ड तो जीरो है लेकिन 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 पोटेंशियल है, पोटेंशियल है। हाँ तो ऐसा तो हो जाता है,
देखो कहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपके पास, एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ इसको, प्लस का क्यू चार्ज रखा है और इधर भी प्लस का क्यू चार्ज रखा है, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को मिलाएं मिलाने वाली लाइन में, तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं, देखो क्यू के बजाय आप लीजिए 2Q, क्यू के बजाय आप लीजिए 2Q। एक मिनट में इसको रफ कर देता हूँ, दोबारा से मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक तरफ तो लिया मैंने प्लस का क्यू चार्ज और दूसरी साइड में लिया मैंने माइनस का 2Q चार्ज। अब सोचो, क्या यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे फील्ड जीरो हो जाए, जहाँ पर फील्ड जीरो हो जाए, या फिर एक काम करूँ, वही एग्जाम्पल सही था, एक मिनट, प्लस का क्यू ही ले लो। और अच्छा बीचों बीच में अगर देखो, तो बीचों बीच में प्लस चार्ज की वजह से फील्ड इस तरफ होगा, ई, बीचों बीच बिल्कुल। और इधर वाले प्लस चार्ज की वजह से फील्ड इस तरफ होगा, वो भी ई होगा, बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर आपने एक्स ले ली, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपकी एक्स है, तो एकदम बराबर फील्ड होगा, दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे ई नेट, नेट फील्ड कितना आ जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पर v निकालो, इस पॉइंट पे v कैलकुलेट करो, तो v जो होगा वो दो चार्जेस की वजह से होगा, प्लस चार्ज की वजह से होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का क्यू बटे में x। देखो पहले वाले चार्ज की वजह से, पहले वाले चार्ज पे ध्यान लगाओ, पहले वाले चार्ज से ये r डिस्टेंस पे पड़ रहा पॉइंट, x डिस्टेंस पे, तो उससे उस पे जो फील्ड हो गया वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन एक्स हो गया। ऐसे ही दूसरे चार्ज पे ध्यान लगाओ, दूसरे चार्ज की वजह से ही भी ये पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे पड़ रहा, तो उसकी वजह से भी फील्ड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का क्यू और बटे में इनके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आ गई एक्स। तो ये देखो पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल आ गया, वन दोनों ऐड हो जाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू तो प्लस का 2Q और बटे में एक्स, ये आ चुका है जी पोटेंशियल। ये देखो इस पॉइंट पर फील्ड जीरो था, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है। हमें यही बात प्रूफ करनी थी कि ऐसा पॉइंट बताओ स्पेस में जहां फील्ड जीरो हो और पोटेंशियल जीरो ना हो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी हो गया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इन द डायग्राम वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज Q फ्रॉम P टू Q इज W1। एक डायग्राम देखो ये आपको दिया हुआ है, तो ये डायग्राम मैं दोबारा से बना लेता हूँ। इस टाइप का डायग्राम है, ये चार्ज रखा है बीच में Q, ये है पॉइंट R, ये है S, ये है Q और ये है P। ठीक है जी। अब इसमें कहा कि इस डायग्राम के अंदर वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज Q फ्रॉम P टू Q, P से Q तक चार्ज को ले जाना है, और P से Q तक चार्ज को ले जा, देखो यहाँ पे रखा है चार्ज, चार्ज कितना है P टू Q, इन द डायग्राम वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज स्मॉल q है, स्मॉल q एक चार्ज है, उसको P से Q पे ले जाना है। देखो P से Q तक मैंने ये लाइन खींच ली, P से Q तक हमको लेके जाना, इसका वर्क दे रखा है P से Q तक ले जाने का W। ठीक है, P से R तक ले जाने का, P से R तक ले जाओ यहाँ से सीधे यहाँ, P से R तक ले जाने का वर्क दे रखा है W2। चलो जी ठीक है, एंड फ्रॉम P टू S, P से S तक ले जाने का वर्क ये दे रखा है जी W3। ठीक है जी, अरेंज दीज वर्क इन असेंडिंग ऑर्डर, इन वर्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। चलो ठीक है, एक काम करो, पहले आप मान लो, आप इसको ऐसे समझो, P का पोटेंशियल V0 है, फिक्स कर दो, मान लेते हैं, लेट कर लिया हमने, P का पोटेंशियल लेट कर लिया हमने, V0 है। अच्छा Q का पोटेंशियल बताओ, R का बताओ और S का बताओ। तो R पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, सेंटर में इसमें चार्ज रखा इसकी वजह से होगा,
बोलो होगा कि नहीं। ये रेडियस मान लेता हूं मैं स्मॉल आर। तो इस आर रेडियस में आर का पोटेंशियल वी आर कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में स्मॉल। बोलो यही हो गया कि नहीं, आर का पोटेंशियल। ऐसे ही एस का पोटेंशियल, तो एस पॉइंट देखो क्यू से कितना दूर है, तो इसकी भी रेडियस वही आर है। तो सर एस का पोटेंशियल भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर आ गया। फिर क्यू का पोटेंशियल निकालो कितना है, तो क्यू का पोटेंशियल भी वी क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। चलो तीनों का पोटेंशियल सेम है सर, हाँ बिल्कुल। तो तीनों के पोटेंशियल को मैं वी कह दूं, किसी को कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है सर, तीनों के पोटेंशियल को वी मान लिया। ठीक है, अब मान लो मुझे पहले वर्क निकालना है पी से क्यू तक का। पी से क्यू तक का वर्क क्या रखा है, डब्ल्यू में। तो फॉर्मूला लगाओ, पी से क्यू तक का वर्क निकालो, W1 की वैल्यू, तो वो आएगी क्यू नॉट इंटू V2 माइनस V1। फाइनल क्यू नॉट जिस चार्ज को आप उठा के लेके जा रहे हो, तो वो चार्ज भी क्यू है। V2 फाइनल पोटेंशियल, तो फाइनल पोटेंशियल किसका हुआ, पी से क्यू पे गए हो तो क्यू तो फाइनल है, तो वी क्यू माइनस इनिशियल पोटेंशियल किस पॉइंट का है, पी का, तो वी पी। तो क्यू इंटू में वी क्यू की वैल्यू क्या रख दे हम यहाँ से वी, और पी का पोटेंशियल हमने क्या माना था, वी नॉट, तो वी नॉट। तो W1 की वैल्यू देखो क्यू इंटू वी माइनस वी नॉट आ गई। ऐसे ही W2 की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों। W2 कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप, W2 जा रहे हैं हम सर P से S पर, P से R पर सॉरी। तो W2 हो गया P से R पर। चलो जी ठीक है, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला, फॉर्मूला है क्यू नॉट इंटू V2 माइनस V1। चलो जी क्यू नॉट की वैल्यू रख दो क्यू, जिस चार्ज को उठा के लेके जा रहे हो वो तो है क्यू। V2 फाइनल, फाइनल पोटेंशियल, तो फाइनल पोटेंशियल है एस का, माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल है पी का, एस का नहीं सॉरी आर का, आर पे ले जा रहे हैं ना, देखो पी से आर पे ले जा रहे हैं, तो फाइनल हुआ आर और इनिशियल हुआ पी, तो वी आर माइनस बी पी। अब यहाँ से Q इंटू में वी आर की वैल्यू कितनी आ गई, तो वी आर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास V माइनस वी पी की वैल्यू वी नॉट। देखो ये आ गया W2। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो W2 भी और W1 भी दोनों बराबर आए हैं, और भैया W3 भी यही आएगा सेम, क्योंकि उसका भी पोटेंशियल कितना होगा, S का पोटेंशियल, इस बार हम जाएंगे P से S, तो S का पोटेंशियल भी V है और P का पोटेंशियल V नॉट है, तो सेम आ रहे हैं, तीनों वर्क सेम आ रहे हैं। इसका मतलब आप P से Q पे चले जाओ, P से R पे चले जाओ या P से S पे चले जाओ, तीनों का वर्क एकदम बराबर आ रहा है। तो W1 बराबर W2 बराबर W3, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गई कहानी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। अब बात करते हैं 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, टू स्फीयर्स हैविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 12 वोल्ट एंड -23 वोल्ट रेस्पेक्टिव। देखो 6th क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। टू स्फीयर्स हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 12 वोल्ट एंड -23 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, an electron is placed between two spheres, in which direction will it move? अच्छा, दो स्फीयर्स हैं, एक का पोटेंशियल है 12 वोल्ट, देखो जी ये रहे, एक का स्फीयर का पोटेंशियल 12 वोल्ट है और कुछ डिस्टेंस पे दूसरा स्फीयर रखा, उसका माइनस का 23 वोल्ट। चलो जी ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं बीच में रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और ये किस डायरेक्शन में मूव कर। देखो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऐसे चलती हैं सीधा एकदम, वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलती है, हाई और इधर लो। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, इधर होगा हाई वी और इधर होगा लो वी, मतलब हाई पोटेंशियल।
अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में जो स्फीयर है, इन दोनों में से पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? तो प्लस का 12 वोल्ट इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, और माइनस का 23 वोल्ट इसका पोटेंशियल कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा वो लगेगा +12 वोल्ट से -23 वोल्ट की तरफ। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, तो उस पे फोर्स किस तरफ लगेगा और कितना लगेगा? तो उस पे लगेगा Q इंटू ई का फोर्स, और वो लगेगा फील्ड के अपोजिट, क्योंकि माइनस चार्ज पे फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, तो इसलिए वो किस तरफ मूव करेगा? तो वो मूव करेगा -23 वोल्ट के स्फीयर से +12 वोल्ट के स्फीयर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन, आंसर आ गया आपका, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम सेकंड स्फीयर, इसको सेकंड स्फीयर कह देता हूँ, इसको फर्स्ट स्फीयर, तो सेकंड टू फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट की तरफ ये चले। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। 7 क्वेश्चन में है, विल देयर बी एनी इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट? विल देयर बी एनी इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इफ मीडियम बिटवीन द पॉइंट एंड चार्ज इज चेंज्ड? ठीक है, चलो देखो इसकी भी बात करते हैं हम। मान लीजिए किसी पॉइंट पर पोटेंशियल, मान ऐसा कह लेते हैं, मान लीजिए कहीं पे प्लस का क्यू चार्ज रखा है, उससे आर डिस्टेंस पे हमको पोटेंशियल निकालना है, तो कितना आता है? 1/4πε0 Q/R। चेक करो यही आता है कि नहीं? सर बिल्कुल यही आता है। अगर प्लस का चार्ज है तो प्लस का क्यू रख दो इसमें, माइनस का चार्ज है तो माइनस का क्यू रख दो। अच्छा ये ना, ये फॉर्मूला जब चार्ज एयर में रखा है तब वैलिड होता है, जब चार्ज एयर में रखा है। अच्छा अगर चार्ज को हमने उठा के मीडियम में रख दिया, डिस्टेंस वही है, तो क्या पोटेंशियल बदल जाएगा? तो बिल्कुल बदल जाएगा। अगर हम इसे मीडियम में रखते हैं तो मीडियम में रखने की वजह से के आ जाएगा यहाँ, तो 1/4πε0, एप्साइलन नोट की जगह आ जाएगा एप्साइलन, और प्लस का क्यू और बटे में आर। एप्साइलन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4πε0 इंटू के और क्यू प्लस का और बटे में आर। क्या हम ये कह सकते हैं कि पहले जितना पोटेंशियल था, अब नया पोटेंशियल वी डैश कह लो इसको, वो पहले पोटेंशियल का के टाइम्स कम हो चुका है? तो याद रखो, जब भी हम चार्ज को उठा के किसी मीडियम के अंदर रख देंगे तो उसके चारों ओर का जो पोटेंशियल है वो के टाइम्स कम हो जाता है, उसके चारों ओर का पोटेंशियल भी के टाइम्स कम हो जाता है मीडियम में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द मिडिल पॉइंट ऑफ कंडक्टर इज अर्थ एंड its end points are maintained at the potential difference of 220 volt. What is the potential at the end of conductor? चलो जी इसे ऐसे समझते हैं, the middle point of conductor is earthed and its end points are maintained at potential difference 220 volt. चलो जी ध्यान से समझो, मान लीजिए एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग रोड कह देता हूँ, ठीक है जी। अब इस पे अगर हम मिडिल पॉइंट की बात करें तो उसको हमने अर्थ कर दिया, अर्थ करने का सिंबल ये होता है, और इसके जो दो पॉइंट हैं ए और बी, इनको हमने 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा है। अगर हम ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल कहें तो इनका जो डिफरेंस है वो 220 वोल्ट का है, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट द एंड ऑफ कंडक्टर? तो हमें बताना है ए का और बी का पोटेंशियल कितना हो। चलो तो चलिए बच्चों इस मिडिल पॉइंट को हम मान लेते हैं सी, ठीक है। अच्छा जिस पॉइंट को हम अर्थ करते हैं उसकी खासियत ये होती है कि उसका पोटेंशियल जीरो होता है, तो सी का पोटेंशियल क्या है? जीरो। हमेशा याद रखो जिस पॉइंट को भी अर्थ करोगे उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा, ठीक है जी। अब यहाँ से अगर हम ये कहें कि ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस तो है 220, तो ए से सी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का आधे में बिल्कुल, क्योंकि मिडिल में है ये पॉइंट, 110 होगा आधा। ऐसे ही सी से बी तक का भी 110 होगा आधा, हाँ बिल्कुल होगा 110 वोल्ट सी से बी तक और 110 वोल्ट 110 वोल्ट ए से सी तक। अगर हम ये कहें
कि VA माइनस VC की वैल्यू 110 है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए पे पोटेंशियल ज़्यादा माना है हमने। देखो यहाँ पे देखो इक्वेशन में VA माइनस VB को 220 माना है, तो ए पे पोटेंशियल हमने ज़्यादा माना है, तो ए से कम हुआ सी पे और सी से भी कम हुआ फिर बी पे। ठीक है, तो VA माइनस VC की वैल्यू 110 दे रखी, और फिर VC माइनस VB की वैल्यू 110 दे रखी है। चलो जी, अब क्या हम इन इक्वेशंस का यूज करके VA और VC पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे VC की वैल्यू कितनी है? VC की वैल्यू 0 है, उठा के रख दो इसमें, तो VA की वैल्यू आ गई 110 वोल्ट, और ऐसे ही VC की वैल्यू उठा के यहाँ पे भी रख दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो माइनस VB की वैल्यू आ गई 110 वोल्ट, तो VB की वैल्यू आ गई, माइनस इधर चला जाएगा, माइनस का 110। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल है 110 वोल्ट, फिर बी पर है, सी पर है 0 वोल्ट, और फिर बी पर है 110 वोल्ट माइनस का। तभी देखो ए के और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है? 220, और ए के और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 110, और सी से बी तक के बीच में 110। तो ये आंसर आ गया आपका कि ए और बी पे पोटेंशियल, ए पर पोटेंशियल 110 वोल्ट है और बी पर पोटेंशियल माइनस 110 वोल्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग सरफेस इज 23 वोल्ट। ठीक है, कोई कंडक्टिंग सरफेस है, उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 23 वोल्ट है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर? चलो जी, स्फीयर है आपके पास, ठीक है, और उसकी सरफेस पर 23 वोल्ट है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर? चलो ये आपको बताते हैं अभी, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा ये हमें निकालना है। देखो ध्यान दो, ये स्फीयर जो दिया है बच्चों, वो आपको कंडक्टिंग दिया है। कंडक्टिंग स्फीयर की खासियत ये होती है कि उस पर जितना भी चार्ज दोगे वो सारा सरफेस पे रहेगा, कभी भी चार्ज अंदर नहीं रुकता, सारा चार्ज सरफेस पर रहता है। ठीक है, तो अंदर तो समझो चार्ज ही नहीं है, तो अगर अंदर चार्ज ना हो तो अंदर जो पोटेंशियल होगा, जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है, अगर अंदर चार्ज नहीं है तो अंदर भी हर पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा। तो अगर सरफेस पे पोटेंशियल 23 है, तो अंदर कोई से भी पॉइंट उठा लो, चाहे ये वाला पॉइंट उठा लो, देखो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ए या बी या सी या डी, कोई सा भी पॉइंट उठा लो, या फिर सेंटर ओ, इन सब का पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे है। तो ए का पोटेंशियल ले लो, चाहे बी का पोटेंशियल ले लो, चाहे सी का पोटेंशियल ले लो, चाहे डी का पोटेंशियल ले लो, या फिर ओ का पोटेंशियल ले लो, सबका पोटेंशियल 23 वोल्ट ही होगा। बोलो समझ में आई बात करें? तो इस तरीके से आप 23 वोल्ट हर पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हर पॉइंट का पोटेंशियल प्लस 23 वोल्ट रहेगा अंदर का भी। तो सेंटर पे आंसर कितना आ गया? 23 वोल्ट। तो याद रखिएगा ये पॉइंट, अगर हमारे पास कोई स्फीयर है और उसका सारा चार्ज सरफेस पर है, सारा चार्ज सरफेस पर है, अंदर चार्ज ही नहीं है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और पोटेंशियल अंदर का वही होता है जो सरफेस का है, जो सरफेस का है, V एट सरफेस। तो जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही अंदर होगा हर पॉइंट, और अंदर का फील्ड 0 होता है, ये आपको याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अब इन्होंने कहा व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट समझते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, देखो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल का चेंज होने का रेट, मतलब डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल के चेंज होने का रेट होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसको हम dv/dx कह सकते हैं।
तो जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पर अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा dv बटे dx। तो एक्स के साथ v के चेंज होने का जो रेट होता है, एक्स के साथ v के चेंज होने का रेट, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इसको ऐसे भी दिखाते हैं dv बटे dx या डेल्टा v बटे में डेल्टा x, डेल्टा v बटे में डेल्टा, ये भी आप कह सकते हो। अब इसने पूछा है इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। एक तो इसकी पहले यूनिट बताओ, तो यूनिट क्या बनेगी, देखो डेल्टा v और बटे में डेल्टा x। तो डेल्टा v को तो आप कह सकते हो वोल्ट, और डेल्टा एक्स को कह सकते हो आप मीटर। तो वोल्ट पर मीटर ये इसकी यूनिट बन जाती है, ये इसकी ऐसा यूनिट बन जाती है v बाई एम, वोल्ट पर मीटर। अब पूछा है बच्चों इसने कि इट इज स्केलर और वेक्टर, तो याद रखिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी। उसका कारण ये है क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट फील्ड के इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होता है माइनस का dv बाई dx विद डायरेक्शन। तो ये फील्ड के बराबर होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर, तो इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज एट डिस्टेंस r is 10 joule per coulomb and 20 न्यूटन पर कूलम रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ q एंड r। देखो बहुत आसान सा सवाल है। मान लीजिए q चार्ज आपको दिया है, उससे r डिस्टेंस पर आपको फील्ड की वैल्यू तो दे दी 20 न्यूटन पर कूलम, और पोटेंशियल की वैल्यू दे दी 10 जूल पर कूलम। चलो अब आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की, इसकी ई की और v की वैल्यू दे रखी है, तो q और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, किसी चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा q बाई r, अच्छा r स्क्वायर सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड में। और पोटेंशियल में यही चीज हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल q बाई r। क्या हम दोनों को आपस में डिवाइड कर दे, दोनों इक्वेशन को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कट गया, q से q कट गया, ये आ गया 20/10। देखो यहाँ पे 20/10 आ गया, और बराबर यहाँ पे एक r से एक r कट गया, तो 1/r। तो यहाँ से r की वैल्यू निकल के आ गई बच्चों 1/2 मीटर। लो जी, r की वैल्यू निकल के आ जाती है 1/2 मीटर। अब अगर आपको q निकालना है तो उसके लिए किसी भी एक इक्वेशन का यूज कर लो, जैसे v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। v कितना था 10, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, q हमें निकालना है, और अपॉन में r की वैल्यू 1/2। उठाओ ऊपर चले जाएगी ये 9 इंटू 18 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में q, उधर हो गया 10। तो q की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, q की वैल्यू आ गई, इसको उठा के 10 के अपॉन में ले जाओ, 18 इंटू 10 की पावर 9, इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 10 की पावर 9 ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड कर दो आप इसको 2 से, तो 5/9 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। आप इसको 5/9 नैनो कूलम भी कह सकते हैं। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 5/9 नैनो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, 12 पढ़ते हैं। चलो जी क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। वर्क आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट व्हेन वर्क is done to carry a charge 5 into 10 की पावर -19 to that point। ठीक है,
अब देखो इसने कहा है कि किसी पॉइंट पे किसी चार्ज को लाने में जो वर्क किया है वो वर्क दे रखा है 2.4 × 10⁻⁵। अब आप ये सोचोगे कि इस पॉइंट तक, मान लो ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट तक लाने में वर्क क्यों किया और कहाँ से लाए हम इसको। तो याद रखा करो, अगर किसी पॉइंट पे हम किसी चार्ज को उठा के ला रहे हैं तो इन्फिनिटी से लाते हैं, तो इन्फिनिटी से उस चार्ज को उठा के लाने में जो वर्क किया हमने, क्योंकि तभी हम उस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो उस पॉइंट का पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला बता रखा है आपको, v बराबर वर्क अपॉन में चार्ज। भाई पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज q को उठा के लाओ या q नॉट को उठा के लाओ और उस पॉइंट तक लेके आओ, तो आपने वर्क किया मान लीजिए w, तो वन चार्ज को उठा के लाने में कितना वर्क होगा। अब देखो q नॉट चार्ज को उठा के लाने में किया गया वर्क w, तो वन चार्ज को उठा के लाने में w बटे q नॉट, इसे ही हम पोटेंशियल कहते हैं। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है v बराबर w बटे q नॉट। अब मेरे को v निकालना है और w की वैल्यू है 2.4 × 10⁻⁵ अपॉन में q नॉट, वो चार्ज दे रखा है आपको, देखो पढ़िए, वो दे रखा है 5 × 10⁻⁹ कूलम। उठाइए इसको, ऊपर कर दीजिए, इसको इससे कट करेंगे तो ये बचेगा 2.4 × 10⁻⁹ कट के 10⁻14 प्लस का बचेगा। ठीक है बच्चों, और अपॉन में 5 बचेगा। ये आ गई इसकी वोल्टेज, इतने वोल्ट। बस v बराबर w बटे q फॉर्मूला में लगाना था। किसी पॉइंट पे पोटेंशियल इसी फॉर्मूले से, देखो बार बार फॉर्मूले को ना रिकॉल करते रहा करो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो डेल्टा v बराबर w बटे या डेल्टा w बटे में q नॉट लगाते हैं, और किसी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो v बराबर w बटे q नॉट लगाते हैं। ये फॉर्मूले दोनों याद रखो। किसी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो v बराबर नीचे वाला फॉर्मूला लगाना है, और दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो ऊपर वाला फॉर्मूला। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13 आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसने कहा 100 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving a charge 4 coulomb from a place where potential is 10 volt to a point where potential is v volt, find v। अभी देखो जिसका मैं जिक्र कर रहा था पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले का, इस क्वेश्चन में यही लगने वाला है। देखो इन्होंने ये बोला कि मान लीजिए हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से बी पे जा रहे हैं, ध्यान से समझना, ए से बी पे जा रहे हैं, तो ए से बी तक जाने में, और किस चार्ज को ले जा रहे हैं, 4 कूलम के चार्ज को ले जा रहे हैं, और हमने कितना वर्क कर दिया, दो पॉइंट के बीच का वर्क डेल्टा डब्ल्यू कह सकते हैं हम, और वो कर दिया हमने 100 जूल का वर्क। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि 100 जूल इज वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 4 कूलम फ्रॉम ए प्लेस वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट टू ए पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज v वोल्ट। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि जहां से हम लेके चले वहां तो पोटेंशियल 10 वोल्ट है, और जहां लेके जा रहे हैं बी पे वहां पोटेंशियल वी है, तो हम ए से बी पे लेके गए। ठीक है जी, तो बताइए वी की वैल्यू क्या होगी। तो एकदम बता देंगे, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगता है डेल्टा वी बराबर डेल्टा डब्ल्यू और बटे में क्यू नॉट। चलो जी, अब डेल्टा वी को लिख सकते हैं हम फाइनल पॉइंट वी बी माइनस इनिशियल पॉइंट वी ए बराबर डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू 100 जूल बटे में क्यू नॉट की वैल्यू 4 कूलम, 100 जूल और नीचे 4 कूलम। तो वी बी माइनस वी ए की वैल्यू आ चुकी है, ये इससे काट दीजिए, 25 वोल्ट। जूल पर कूलम क्या बन गया, वोल्ट। ठीक है, बी का पोटेंशियल तो वी मान रखा है, तो वी ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो 10 बराबर 25। क्या हम इस 10 को इधर लेके जाएं तो v की वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 10, माने v की वैल्यू आ गई 35। ये आ गया आपका आंसर, v की वैल्यू आ गई बच्चों 35 वोल्ट। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, दोनों फॉर्मूले आपके समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमने इनको किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ते हैं बच्चों। ए हेक्सागन ऑफ साइड 0.1 मीटर हैज ऑफ चार्ज 10 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हेक्सागन। ठीक है जी, एक हेक्सागन बना लेते हैं। ठीक है, और उसके 6 के 6 वर्टिसेस पर, 6 के 6 कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है। कितना? 10 माइक्रोकूलम। 10, इसे मैं क्यू मान लेता हूं, तो हर वर्टेक्स पर क्यू चार्ज रखा है, ऐसे समझ लीजिए। और सेंटर पे आपको टोटल पोटेंशियल निकालना। अच्छा एक बात देखो, सेंटर की जो डिस्टेंस होगी हर वर्टेक्स से एकदम बराबर होगी। ये इधर, इधर और इधर। और ये कितनी होगी? एक बात ध्यान रखो, हेक्सागन में अगर ये साइड ए है, ये ए होगी, ये ए होगी, ये होता है रेगुलर हेक्सागन जिसमें साइड सबकी बराबर होती है। तो ये बीच में जो सेंटर तक की डिस्टेंस होती है वो भी ए होती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और क्यों होती है वो आप खुद समझ सकते हो कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, मान लीजिए कोई भी ट्राइंगल उठाएंगे इसका आप, ये वाला ट्राइंगल उठा लो, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, तो ये साइड ए, ये 60 डिग्री का एंगल, ये भी 60, ये भी 60, तो इसका मतलब ये भी ए, ये भी ए हो जाएगी, इसलिए। तो ये साइड बराबर है, ए है। अब इस ए की वैल्यू कितनी दे रखी? 0.1 मीटर। ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 0.1 मीटर। अब यहाँ पे ओ पॉइंट पे, बीचों बीच सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा? वी एट ओ, वी ओ लिख दिया मैंने, वी एट ओ मतलब ओ पॉइंट पर पोटेंशियल। तो सर हर चार्ज की वजह से होगा। पहले इस चार्ज की वजह से होगा, देखो मैं जिसको राउंड कर रहा हूँ, इस चार्ज की वजह से होगा। इस पॉइंट, ये पॉइंट इससे ए डिस्टेंस पर है, तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का क्यू और बटे में डिस्टेंस ए। ऐसे ही इस चार्ज की वजह से होगा, देखो ये राउंड कर दिया मैंने, ये क्योंकि ये पॉइंट इससे भी ए डिस्टेंस पर है, तो इसका भी इतना ही हो गया सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का क्यू अपॉन में ए। डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है। फिर तीसरा चार्ज ये होगा, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी ये डिस्टेंस ए है। तो इसी तरीके से ये 6 के 6 चार्ज की वजह से पोटेंशियल ऐड हो जाएगा सबका। क्या सबके सबका पोटेंशियल सेम है? तो इसलिए ये 6 टाइम हो जाएगा एक का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस क्यू की जगह प्लस 6 क्यू हो जाएगा और बटे में ए। ये पोटेंशियल आ गया ओ पर। अब ये जो ओ पर पोटेंशियल है, इसको कैलकुलेट करने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो, 9 × 10⁻⁹ इंटू 6 क्यू, क्यू की जगह रख दीजिए 10 माइक्रोकुलम, 10⁻⁶ माइक्रोकुलम को कुलम में चेंज कर लिया, अपॉन में ए डिस्टेंस 0.1 मीटर। इसको उठाओ, पॉइंट हटाओ, 10 ऊपर लिख दो। ये हो चुका है आपका 6 × 9 54 इंटू 10 की पावर कितनी बन गई? तो 9, 10 - 6 4, तो ये बची 10 की पावर 5 वोल्ट। चेक कर लो, कुछ गलती कर दी हो तो कृपया माफ कीजिएगा, छोटी मोटी गलती कैलकुलेशन में हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 की बात करते हैं। Calculate the magnitude of electric field between two charge plates having distance 12 centimeter and potential difference of 1.2 किलोवोल्ट। ठीक है जी, इन्होंने कहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स। दो चार्ज प्लेट है, उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया। मान लीजिए ये दो प्लेट है और इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। मान लीजिए ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है 1.2 किलोवोल्ट। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं ए का पोटेंशियल मान लिया ज़्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू 1.2 किलोवोल्ट। किलोवोल्ट को आप वोल्ट में भी बदल सकते हो। ठीक है, तो बदल दिया जी 1000 से मल्टीप्लाई करके। प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट। इन प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है
आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ई बराबर माइनस का, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के माइनस के इक्वल होता है, तो डेल्टा वी बटे में डेल्टा एक्स। डेल्टा वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस और डेल्टा एक्स का मतलब है दोनों पॉइंट के बीच का गैप, और ई क्या है, उन दोनों के बीच में लगा हुआ फील्ड। तो ये किस किस के बीच का रिलेशन है, ये ई के और वी के बीच का रिलेशन। तो क्या मैं इस डेल्टा वी को वी लिख दूं और डेल्टा एक्स को एक्स लिख दूं, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस एक्स हो गया और डेल्टा वी वी हो गया। जब माइनस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, माइनस सिर्फ इतना दिखा रहा है कि पोटेंशियल जो है हमें, आप ये कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है। ये माइनस यहाँ पे ये शो कर रहा है, तो आप माइनस छोड़ सकते हो, माइनस के बिना भी आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है। तो वी बटे आप एक्स कह सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर निकालना है, वी वी दे रखा है 1200 वोल्ट, और अपॉन में एक्स एक्स दे दिया 12 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 कर लो इसको, सेंटीमीटर को मीटर। अच्छा, इससे इसको डिवाइड किया तो 100 आ गया, ऊपर गया तो ई की वैल्यू 10 की पावर 2 और -2 पर जाके 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा बच्चों आंसर। तो प्लेट्स के बीच में कितना फील्ड होगा, तो इस बात को याद कर लो। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी दो प्लेट दिए जाए और दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v है और उनके बीच का गैप d है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, वो हमेशा होता है E बराबर v बटे डी। इस बात को याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कैपेसिटर में भी आपके काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 16। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ दे रखा है आपको, देखो। ठीक है, तो आपको कहा है विद द डिस्टेंस इफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन दिस ये पढ़ा है। चलो पूरा पढ़ने के बजाय पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ, ये ग्राफ बना देता हूँ, फिर इसके बाद पढ़ते हैं इसको। इधर पोटेंशियल है, इधर डिस्टेंस है एक्स, और जी पहले ग्राफ इतना गया, फिर यहाँ से गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ये हो गया, ये फर्स्ट फेज है इसका, ये सेकंड फेज, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन्होंने कहा कि ये फॉलोइंग ग्राफ जो है ये वेरिएशन दिखा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, विद डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम एक्स पे आगे की तरफ चल रहे हैं, वैसे वैसे ये पोटेंशियल बता रहा है कहाँ कितना। इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 दिया है, दूसरे में E2 दिया है, तीसरे में E3, चौथे में E4 और पांचवे में E5 दिया है। अरेंज दीज वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक, तो बताना है कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, बढ़ते हुए ऑर्डर में लगाना है। पहले सबसे छोटा फील्ड देखना है और बढ़ते हुए फील्ड में लगाना। चलो एक बात सोचो, यहाँ क्या वी और एक्स में और ई में आपस में रिलेशन क्या होता है, तो सर ई बराबर होता है माइनस का डीवी बटे डी एक्स। अब डीवी बटे डी एक्स को अगर हम कहें तो डीवी बटे डी एक्स का मतलब होता है स्लोप, स्लोप किसका, ऑफ वी एक्स ग्राफ। अगर v और x के ग्राफ में देखें तो उसका स्लोप कहलाएगा dv बटे dx। अब देखो मान लीजिए ये v और x का ग्राफ है, इधर v है इधर x है, और ये कोई लाइन जा रही है, तो स्लोप का मतलब होता है इसका x एक्सिस के साथ जितना एंगल है थीटा, उसका टेन, टेन थीटा, इसको कहेंगे हम स्लोप, या इसको कहेंगे dv बटे dx, dv बटे dx की वैल्यू।
ठीक। अब हम यहाँ पे सिर्फ, मैंने कहा था कि ये जो माइनस है ये डायरेक्शन को दिखाता है फील्ड के, तो डायरेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ई बराबर हो गया डी वी बटे डी एक्स। तो आप यहाँ से डी वी बटे डी एक्स की वैल्यू देखो पूरे ग्राफ में हर जगह कितनी है। जहां पर डी वी बटे डी एक्स मतलब उसका स्लोप बड़ा होगा वहां पे ई भी बड़ा होगा, और जहां पे स्लोप छोटा होगा डी वी बटे डी एक्स छोटा होगा वहां पे ई छोटा होगा। तो अब ग्राफ में अगर हम देखें फर्स्ट फेज में, तो फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट फेज में देखो इधर v है, इधर x है, और फर्स्ट फेज बिल्कुल x एक्सिस पे आ रहा है, मतलब फर्स्ट फेज में जो लाइन है वो x के पैरेलल है। तो इसका स्लोप कितना हुआ यहाँ, थीटा कितना हुआ, 0। अब थीटा 0 हुआ तो यहाँ से e की वैल्यू भी, या डी वी बटे डी एक्स की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू टेन थीटा होती है, टेन 0 हो गई, और टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब फर्स्ट फेज में E1 0 आ गया। चलो सेकंड फेज में चलो। अब अगर आप सेकंड फेज में बात करोगे तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमें देखना पड़ेगा। ये एंगल ज़्यादा है, तो ये एंगल, वैसे तो एंगल इसको दिया नहीं है, बस इसको हम थीटा मान सकते हैं। तो एक बात बताओ, पहले फेज में तो फील्ड 0 हो गया, लेकिन E2 तो 0 नहीं होगा, E2 कितना होगा, टेन थीटा। बोलो ठीक है कि नहीं। फिर E3 में देखोगे तो E3 देखो, ये जो लाइन है E3, E3 की बात करोगे तो E3 में फिर से ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई, तो थीटा फिर से यहाँ पे 0 है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जब भी आएगी तो उसका थीटा 0 हो जाएगा, तो फिर से E3 फिर से 0 हो गया, तो E3 फिर 0 हो गया। E4 की बात करो तो इसका जो स्लोप बन रहा है E4 में, देखो एक्स एक्स के साथ एंगल जो ये बन रहा है ये 90 से बड़ा बन रहा है। इस बार ये थीटा जो है वो 90 से बड़ा है। जब 90 से बड़ा होता है तो स्लोप क्या होता है, स्लोप निगेटिव होता है। तो स्लोप यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो आप E4 को कहेंगे तो E4 क्या है, निगेटिव में है। थीटा तो 90 से बड़ा है ना, तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो E4 क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है इसके, लेकिन अगर आप डायरेक्शन के साथ जाओगे तो डायरेक्शन के साथ एक नेगेटिव और लगाना पड़ेगा। और E5 की बात करोगे तो E5 फिर से 0 है, क्योंकि ये फिर से जो लाइन आ गई ग्राफ की ये एक्स के पैरेलल आ गई। ठीक है, तो यहाँ से तीन चार बातें निकल गई। पहला, E1 0 है, E3 भी 0 है, और E5 भी 0, ये तो निकल गया। दूसरा, E2 जो आया वो उसकी वैल्यू आई टेन थीटा, और थीटा है 90 से छोटा, मतलब E2 पॉजिटिव है। और E4 जो निकल के आया उसकी वैल्यू निकल के आई टेन थीटा, लेकिन इस बार थीटा 90 से बड़ा है तो E4 नेगेटिव है। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन कहलाएगा, E2। E2 को कहोगे आप सबसे बड़ा। लेकिन अगर आप माइनस छोड़ के बात कर रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि माइनस छोड़ के बात कर रहा हूँ, तो है ये बात। माइनस लगा के बात करोगे तो फिर E4 बड़ा हो जाएगा। तो E2 बड़ा है E4 से, और बाकी सब इससे छोटे हैं। अभी देखो जो नेगेटिव वाला होता है उसको तो 0 से छोटा कहा जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि E2 तो सबसे बड़ा हो गया। फिर E1 से भी बड़ा है, और E1 E3 और E5 तीनों बराबर। ठीक, और सबसे छोटा इनमें कहलाएगा E4, क्योंकि E4 नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्वांटिटी 0 से भी छोटी होती है। भाई E2 तो मान लीजिए प्लस का 5 है, और E1 0 है, E2 भी 0 है, E3 भी 0 है, और E4 माइनस का 5 है। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ सकते हो आप। तो सबसे बड़ा फील्ड किसके पास है, E2 के पास। और लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात है, नेगेटिव लगा के करोगे तो E4 बड़ा हो जाएगा और E2 छोटा हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव लगा के ही हो सकता है वो पूछ ले, तो नेगेटिव लगा के कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू ए पॉइंट where electric field is 100 volt. What is the final energy when it's initially started from a point at which electric potential was 80 volt? तो क्वेश्चन में कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, वो भी रेस्ट से। तो मैंने पॉइंट बना दिया, इलेक्ट्रॉन बना दिया, और जिस पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहा है वहां पर 80 वोल्ट का पोटेंशियल दिया है। फिर वो जहां पहुंचता है
वो पॉइंट दूसरा ले लो, ये इस पहले को ए ले लो, दूसरे पॉइंट को बी ले लो, जहां पे वो पहुंचता है वहां का पोटेंशियल 100 वोल्ट है। ठीक है, तो आपको बताना है इसकी यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी यहाँ तक पहुंचते हुए। देखो क्या इसके पास पहले एनर्जी थी, तो बिल्कुल नहीं थी क्योंकि ये रेस्ट में था, तो इसकी एनर्जी क्या थी, 0। ठीक, लेकिन जब ये 80 से 100 पे पहुंचेगा तो क्या इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, तो एनर्जी कहाँ से आएगी ये भी सोचो। एक बात बताओ, आप किसी भी पार्टिकल को उठाकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हो तो आप वर्क करते हो, कितना वर्क करते हो, तो वो वर्क होता है सर डब्ल्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट इंटू V2 - V1। जिस चार्ज को उठा के ले जा रहे हैं वो है क्यू नॉट, वो तो है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। V2 फाइनल पॉइंट, जिस पॉइंट पे लेके जा रहे हो आप, उसकी वोल्टेज तो वो है 100, और V1 वो है 80। तो ये आ गया सॉल्व करके -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और 100 - 80 हो गया 20। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 32 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इतना वर्क हमने इलेक्ट्रॉन को ले जाने में किया, ए से बी तक, ए से बी तक हमने इलेक्ट्रॉन को ले जाने में डेल्टा डब्ल्यू वर्क किया। याद रखिए यही वर्क तो उसको एनर्जी में मिलेगा, भाई ये वर्क हमारा कहीं खराब थोड़ा ही ना जाएगा, ये वर्क सारा का सारा उसको एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगा, तो यही वर्क कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो हमारा आंसर आ गया, एनर्जी कितनी हो गई, उसकी एनर्जी हो गई -32 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लेकिन अभी ये एक बात बताओ, तो यहां से ये एनर्जी आ गई माइनस, लेकिन आप इसको एक बात ध्यान रखिएगा, एनर्जी माइनस में तो आ नहीं सकती, प्लस में आनी चाहिए। तो इसका ये जो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है आपका, मैं दूर कर देता हूँ, एक मिनट इसको हटाता हूँ। मिसकंसेप्शन ये है कि जब भी हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं तो उस पे जो किया गया वर्क है एक्सटर्नल एजेंट का वर्क, डेल्टा डब्ल्यू बाई एक्सटर्नल एजेंट, वो उसकी एनर्जी में चला जाता है। लेकिन ये जो फॉर्मूले से हमने डेल्टा डब्ल्यू निकाला है ये एक्सटर्नल एजेंट ने नहीं किया, ये फील्ड ने किया है। जब भी हम बात करते हैं वर्क की, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठा के ले जाने में जो वर्क किया है, तो इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले की बात करो, ये जो डेल्टा डब्ल्यू फॉर्मूला होता है क्यू नॉट इंटू V2 - V1, इस फॉर्मूले में जो वर्क निकल के आता है ये हमारा वर्क नहीं निकल के आता, हमने कितना किया, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क नहीं आता, ये आता है फील्ड का वर्क, फील्ड ने कितना वर्क किया। तो आप याद रखो एनर्जी जो होती है वो एक्सटर्नल एजेंट के वर्क के बराबर होती है, और अगर फील्ड का वर्क आ रहा है, डेल्टा डब्ल्यू फील्ड का वर्क है, तो उसके नेगेटिव के बराबर होती है। तो एनर्जी यहाँ से कितनी हो जाएगी, डेल्टा डब्ल्यू फील्ड का वर्क कितना आ रहा है, माइनस का 32 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो 32 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको हम सीधे सीधे से एनर्जी कह सकते हैं कि उसके अंदर इतनी एनर्जी आ गई। ठीक है, तो याद रखना जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, चलो ये भी बात काम की आई, ये बात नोट करके आप याद कर लो। जब भी हम फॉर्मूले से वर्क निकालते हैं, डेल्टा डब्ल्यू, एक दो पॉइंट के बीच में वर्क, क्यू नॉट इंटू में V2 - V1, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, तो ये जो वर्क आता है ये एक्सटर्नल एजेंट का किया हुआ वर्क आता है, वर्क डन, वो सॉरी फील्ड का किया हुआ वर्क आता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया ये हमारे पास कैलकुलेट होके आता है, याद रखना हमेशा इस फॉर्मूले में। ठीक है ना, और ऐसे ही जब आप बात करते हो कि सर अब तक हमने जो बात की जहाँ पे भी वर्क निकाला है तो वो हर जगह फील्ड का वर्क निकाला, कहीं पे भी वर्क निकाला है तो वो फील्ड का वर्क। अगर आपको एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालना है तो फील्ड के वर्क का एक्सटर्नल हमने कितना वर्क किया, तो वो फील्ड के वर्क का निगेटिव होता है, फील्ड के वर्क का निगेटिव होता है, ये पॉइंट याद रखना।
तो फील्ड का वर्क जो भी आए उस पर माइनस लगा दो तो हमारा एक्सटर्नल एजेंट का वर्क आ जाता है। तो इससे यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, आप कह सकते हो कि डेल्टा डब्लू, ये तो फील्ड का वर्क हो गया, तो फील्ड का वर्क हो गया क्यू नॉट V2 माइनस V1। अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालना है तो फील्ड के वर्क पे नेगेटिव लगा दो तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं कौन सा था ये था 17। चलो जी क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। फाइंड वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट दिस टू दिस इज लोकेटेड एट ओरिजिन टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जी, यहाँ पे एक ट्राइंगुलर सिस्टम दिया हुआ है, मतलब एक्स वाई और जेड ये एक्सिस दिए हुए हैं। ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है हमने प्लस का 2 माइक्रो कूलम का, ठीक है। अब एक चार्ज है हमारे पास माइनस का 2, उसको क्यू कह देता हूं मैं, माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, ये कह रखा है। और इसको एक पॉइंट 002 कहाँ पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे, नहीं जेड एक्सिस पे 002, ठीक है। उससे इस पॉइंट को ए कह देते हैं। दूसरा पॉइंट है वहां तक ले जाना है 030 कहाँ पड़ेगा, वाई एक्सिस पे 030, इस पॉइंट को कह देते हैं बी। और वाया कैसे जाना है 045 कहीं पड़ेगा एक्स और वाई प्लेन में, 4 डिस्टेंस आगे और 5 डिस्टेंस ऊपर, ये बन गया 045, ये पॉइंट पड़ गया सी। तो ठीक है, ये नहीं, ये पड़ेगा कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, यहाँ पड़ेगा, यहाँ पे, यहाँ से हटा दो, वाई जेड प्लेन में पड़ेगा ये। तो 045, तो एक पॉइंट चार्ज को हम ए से बी पे लेके जा रहे हैं लेकिन सी से होते हुए, ये पॉइंट सी है, तो पहले ए से सी पे जाएंगे और फिर सी से बी पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। इस तरह का कॉम्बिनेशन है। और वो चार्ज कौन है जिसको हम उठा के ले जा रहे हैं, क्यू। क्यू चार्ज मान लीजिए यहाँ रखा था, यहाँ से यहाँ लेके गए सी और यहाँ से यहाँ लेके गए। अब बताना है आपको कि इसे ले जाने में कितना वर्क किया। अब देखो वर्क जब पूछता है ना वो, तो समझो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछ रहा है, तो हम पहले डेल्टा डब्ल्यू जो निकालेंगे फॉर्मूले से वो है क्यू नॉट इंटू V2 माइनस V1। तो ये वर्क जो आएगा ये तो फील्ड का वर्क आएगा सर, हाँ बिल्कुल फील्ड का वर्क आएगा, लेकिन इस पे नेगेटिव लगा देंगे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क आ जाएगा। तो ठीक है, तो फील्ड का जो वर्क होता है ये, इसे निकाल लो पहले। तो क्यू नॉट जिसको हम लेके जा रहे हैं वो तो है क्यू नॉट, ये ऊपर है माइनस का 2 10⁻⁻12 V2 और V1। तो देखो आप एक बात सुनो, आप किसी भी पॉइंट से होके जा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये देखो जहां से चले वहां का पोटेंशियल लेना है V1 और जहां पहुंचे वहां का पोटेंशियल लेना है V2। तो ए से चले और बी पे पहुंचे तो V1 की वैल्यू निकाल लीजिए पहले, तो वो होगी 1/4πε0 क्यू और बाई आर। 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू है, सेंटर पे चार्ज कितना रखा है प्लस का 2 माइक्रोकुलम 10⁻⁻6 और अपॉन में आर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कितनी, अब देखो ये जेड एक्सिस पे डिस्टेंस 2 दे रखी है तो 2 लिख लो, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। इसका मतलब हमारा ए पॉइंट का पोटेंशियल आ गया V1 या VA कह लो। चलो जी, अब बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो यहाँ का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किधर से होके जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, किधर किसी भी पॉइंट से होके जाओ पहुंचे तो बी पे, तो बी का ही पोटेंशियल रखना है। देखो जब हम फॉर्मूले में रखते हैं ना V2 माइनस V1, तो V2 होता है फाइनल पॉइंट, तो फाइनल तो हो गया बी पॉइंट, और V1 होता है इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल हो गया ए पॉइंट। तो बी का पोटेंशियल निकाल लेते हैं VB, तो वो हो गया 1/4πε0 माने 9 इंटू 10⁻9 इंटू में
चार्ज वही प्लस का 2 × 10⁻⁶, और इनके बीच का यहाँ से बी पॉइंट तक का गैप, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 3 है। देखो ये 3 दे रखा है यहाँ बीच में, तो वाई पे जो चली गई डिस्टेंस है वो 3 है। 3 से इसको काट दो, 3 × 2 6 × 10⁻³ बचा। देखो ठीक है कि नहीं। तो इतना वोल्ट, इतने वोल्ट आ गया आपका। अगर हम यहाँ से डेल्टा डब्लू की वैल्यू निकालें तो चार्ज क्यू नॉट की वैल्यू कितनी लेनी होगी हमें, माइनस का 2 × 10⁻⁻12 कूलम। और फिर V2 हो गया फाइनल पॉइंट बी, तो बी की वोल्टेज कितनी है 6 × 10⁻³ और माइनस VA 9 × 10⁻³ ये बच चुका है माइनस का 2 × 10⁻⁻12, ये बचा 6000 माइनस 9000 9000। ये आ चुका है माइनस का 2 × 10⁻⁻12, 6000 माइनस 9000 माइनस का 3000 बच गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6000 × 10⁻⁻12 जूल। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 10⁻⁻, 3 0 इसमें से हटा दो तो 9 जूल बचा। ये आंसर आ गया आपका। लेकिन ये जो वर्क आया ये फील्ड का वर्क है। अब उसने हमसे पूछा है वर्क डन, तो वर्क डन जब पूछा जाता है ना तो फील्ड का नहीं होता, तब होता है वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का। हमने कितना वर्क किया, तो एक्सटर्नल कितना करता है, जितना फील्ड करता है उसका नेगेटिव। तो फील्ड ने कितना किया 6 × 10⁻⁻9, उस पे नेगेटिव लगा दो, बस यही आ गया हमारा आंसर W एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल बॉडी ने कितना वर्क किया, हमने कितना वर्क किया, उसको उठा के ले जाने में -6 × 10⁻⁹ जूल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं।